हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के रिलेटेड बात करेंगे। उसकी जो एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है और उतने दिनों के अंदर आप लोगों को क्या ऐसा पढ़ना है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और उसके अंदर आप लोगों को अगर एक अपर एज के ऊपर जाना है तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना ही होगा। यही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। तो उस चीज से रिलेटेड आज आप लोगों को एक एक चीज क्लियर कर दूंगी मैं। जो भी लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक चीज की आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आउट हो चुका है। अगर अभी तक भी किसी ने चेक नहीं किया है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसको चेक कर लेना। अपना स्टेटस ये देख लेना कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हो गया। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के एक्सेप्ट ही हुए हैं, बहुत कम लोगों के रिजेक्ट हुए हैं। तो जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है वो तो आगे एग्जाम दे नहीं पाएंगे। एक बार फिर भी आरपीएफ से बात कर लेना, रेलवे बोर्ड से बात कर लेना। लेकिन जिन लोगों का ऐसा है कि एक्सेप्ट हो चुका है उनके पास में कितना टाइम है, एग्जैक्टली कब आपकी एग्जाम डेट होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आरपीएफ का जो स्टेटस है वो 17 जनवरी को रिलीज किया गया है कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो इसके बाद में एग्जाम क्या जनवरी में करवा लिया जाएगा? नहीं। क्या फरवरी में करवा लिया जाएगा? नहीं। तो एग्जाम करवाया कब जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, कोई भी ऐसे फिक्स डायरेक्शंस तो है नहीं कि हाँ ये स्टेटस के बाद में इतने दिनों के बाद एग्जाम करवा लिया जाएगा, लेकिन हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि पहले कितने दिनों के बाद करवाया गया है या कितने दिनों के बाद पॉसिबिलिटीज हैं। आप लोगों को भी पता है कि टीसीएस जो है वही आरपीएफ का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वही आपके एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है जो जीडी का एग्जाम है। तो पूरा फेब ऑक्यूपाइड है आपका, पूरे फेब के अंदर आपको जीडी का एग्जाम होने वाला है। अभी जो ये लास्ट के दिन बचे हुए हैं इसके अंदर भी आपका एग्जाम जो है जनवरी के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम मार्च के अंदर होगा। अगर हम आरपीएफ एसआई का देखें, क्योंकि दोनों आरपीएफ के एग्जाम है साथ साथ में हो रहे हैं, तो आरपीएफ एसआई के एग्जाम के जो स्टेटस आउट हुए थे उसके लगभग 2 महीने 3-4 दिन के बाद में आप लोगों का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। अगर सेम सिचुएशन हम आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर अप्लाई होते हुए देख भी सकते हैं, और ऑब्वियस भी है क्योंकि सेम फोर्स के एग्जाम है और सेम ही पैटर्न ऑलमोस्ट फॉलो होता है। तो आप लोगों का जो एग्जाम है लगभग ये मान के चलो 20 मार्च के आसपास हो सकता है। अगर 20 मार्च से थोड़ा बहुत अर्ली कर दिया जाए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 12-13 मार्च के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो जाए। अगर इससे थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25-30 मार्च के आसपास आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंगली इस बीच का जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर ही आपको रेडी रहना है। अगर आज से देखें तो लगभग 60 दिन आपके एग्जाम के अंदर बचे हुए हैं। इन 60 दिनों को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। एक एक चीज के ऊपर मैं आपको क्लैरिटी देने वाली हूँ। जो प्रॉब्लम्स आरपीएफ एसआई के टाइम पे स्टूडेंट्स ने फेस की हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आपसे मैथ पूछा जाता है 35 नंबर का, आपसे रीजनिंग पूछी जाती है 35 नंबर की, और 50 नंबर की आपसे जीएस पूछी जाती है। और अभी कुछ स्टूडेंट्स के डाउट होगा कि हमें जो अपना स्कोर है उसको क्या एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, कि कितना स्कोर हमारे लिए सेफ होगा। अगर आरपीएफ एसआई के एग्जाम को देखा जाए तो आपकी जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से काफ़ी कम जाने वाली है। लास्ट ईयर से कम जाने का एक मेन रीज़न ये भी है कि इस बार रीजनल कट ऑफ नहीं है, एक कंबाइंड कट ऑफ जाएगी। तो जो लास्ट ईयर का सिनेरियो था उससे तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है। आरपीएफ एसआई के जितना अगर डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम देखने को मिलता है तो लगभग मैं आप लोगों को बोलूँगी कि 95 या 90 के अराउंड एटलीस्ट आप लोगों को टारगेट करके चलना है, ताकि आप एक सेफर जोन में रहो। आरपीएफ एसआई से वैकेंसीज ज़्यादा है और इसका सबसे मेन होता है फिजिकल। जो प्री के लिए जिसने प्री क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल के लिए कॉल हो गई, तो वो स्टूडेंट अपना जो एक तरीके से सिलेक्शन कंफर्म मान के चले अगर उसने फिजिकल मार दिया तो, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिकल इसका क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आप लोगों को अगर मैंने एक सेफ जोन जो दे दिया वो 90 से 95 आप लोगों को टारगेट करके चलना है। अगर एक मेल और यूआर कैटेगरी से हो, अगर फीमेल हो और यूआर कैटेगरी से हो तो आप लोगों को मैं बोलूँगी कि लगभग 85 के अराउंड आप लोगों का जो टारगेट है वो होना चाहिए।
अब इसको अचीव कैसे करना है? सबसे मेन इशू जो आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में स्टूडेंट ने फेस किया था वो था एग्ज़ाम का पूरा ना हो पाना। क्वेश्चंस ही पूरे नहीं देख पाए थे क्योंकि एग्ज़ाम जीएस भी थोड़ा लेंथी दे दिया था, उसके साथ-साथ में आपका मैथ्स भी थोड़ा-सा लेंथी था। तो इस सिचुएशन को कम करने के लिए या इस सिचुएशन आपके सामने ना आए, उसका एक सिंपल फ़ॉर्मूला है, जितनी मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस की, जितने मैक्सिमम आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए, उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करने वाले हो। तो अब तो शायद मुझे ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो एग्ज़ाम के अंदर जो परफ़ॉर्मेंस है वो नहीं आने वाली है। अभी 2 महीने का टाइम है, आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रही हूँ 30 प्लस मॉक टेस्ट एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी करोगे तो भी 30 मॉक टेस्ट हो जाएँगे आप लोगों के। वैसे तो रिकमेंडेड मेरी तरफ से ये है कि वीक के अंदर 5 मॉक टेस्ट आप लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर वाले जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, उसके साथ में आप लोगों को नए मॉक टेस्ट भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे अपने मॉक टेस्ट देते हैं। जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहते हैं वो DSSC कूपन कोड लगा लेना, जो भी करंट प्राइस होगा उसके ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के पास में ऑलरेडी होगा, जिनके पास में नहीं है वो जाके ले लो। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ आप आरपीएफ कांस्टेबल के ही जो मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हो। इसके बाद में अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करोगे उसके भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एसएससी के किसी एग्ज़ाम के, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के, इवन ऑल इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए आप अपने जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप जाके अपना जो मॉक टेस्ट है वो परचेज कर लेना, टेक्स्ट बुक का पास प्रो वाला वर्जन, और अपने मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद में जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि तीनों सब्जेक्ट वाइज़ हमें समझा दो कि एग्ज़ैक्टली कैसे हमें करना है। देखो, जीएस का मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। जीएस के ऊपर वैसे मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो दे दी है। उसके बाद भी उस वीडियो को मैं आई बटन के अंदर लिंक कर रही हूँ। उसका जो थंबनेल है वो मैं एडिटर को बोलूँगी कि वो स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दें, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कौन सी वाली वीडियो है, और आप लोगों को जाके सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखनी है जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जीएस की आपको एक-एक चीज़ की क्लैरिटी वो दे देगी। उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि जीएस में लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स से पूछे जाते हैं। उसके बाद में स्टैटिक जीके के आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी के लगभग 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के लगभग 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम। इकोनॉमिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और फिज़िक्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक पहले होता था कि साइंस की बहुत ज़्यादा वेटेज होती थी, तो आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है, और वैसा ही रेप्लिकेट होते हुए हम आगे अपना जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेजर जो आप लोगों को टाइम देना है वो करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, उसके साथ-साथ में आप लोगों को जो पढ़ना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन जो सब्जेक्ट है इनके ऊपर मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देना है। इसमें से भी कौन से टॉपिक आते हैं, क्या आता है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर क्लियर की है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। और यहाँ भी मैं एक चीज़ रिकमेंड कर देती हूँ कि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर उस केस में भी आपने सारे टॉपिक देख लिए, टॉपिक को सिर्फ आप एक किसी बेसिक बुक से जैसे लूसेंट से आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए, वहाँ पढ़ के चले गए, तो उससे भी मैक्सिमम जो आउटपुट है वो आप नहीं ले पाओगे। मैक्सिमम आउटपुट के लिए आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने होंगे। रेलवे के पीवाईक्यूज के लिए रेलवे सामान्य ज्ञान की तरफ से सामान्य ज्ञान के नाम से किरण की बुक आती है, जिसका लिंक मैंने स्क्रीन के ऊपर जो फोटो है वो ऐड कर दिया है। अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, ये बुक जाके ले सकते हो। अगर कोई और बुक ऑलरेडी आपके पास में है तो उससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। जीएस का आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद में अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे स्कोर करना बहुत आसान है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो वहाँ भी स्कोर जो है वो नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर आप लोगों को डेली
कोशिश करनी है कि एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आप निकाल लो। सेक्शनल मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो, वहाँ से आराम से आप निकाल सकते हो। और कुछ एक टॉपिक है जहाँ से आप लोगों को मोस्टली इशू आएगा, जैसे कि आप लोगों का हो सकता है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, उसके साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चंस आप आज कल आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल जो एसआई का एग्जाम है उसके अंदर देखने को मिले हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चन उसके अंदर देखने को मिले हैं। सिलोलिज्म आप लोगों को हमेशा परेशान करता है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। उसके साथ में वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में भी काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये 8 से 9 टॉपिक हैं जिनके आप लोगों को चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जो भी आपके पास में चैप्टर वाइज की बुक ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ से कर लेना, कोई पीडीएफ मिल जाती है तो वहाँ से कर लेना। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो बुक अफोर्ड कर सकते हैं या जिनको ऐसे लग रहा है कि मेरी रीजनिंग बहुत वीक है, तो रेलवे की जो रीजनिंग है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन किरण पब्लिकेशन ने बना रखा है। ये वाली जो इसका कवर फोटो है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दिया है। इस बुक को लेके आप इसमें से अपने रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में रहेगी मैथ्स की बारी। मैथ्स के ऊपर मैं कोशिश करूंगी कि एक डेडिकेटेड वीडियो भी आप लोगों को दे दूं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको अभी समझा देती हूँ। जो मेजर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है आपका अर्थमेटिक, उसके साथ में कुछ आप लोगों से जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश आपको क्या करनी है, एक तो आप उस चैप्टर को पढ़ लो, उसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने पढ़े हुए होंगे। जो कॉन्सेप्ट के लिए आपने नोटबुक बना रखी है वहाँ से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। डेली 50 क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो। हर सब्जेक्ट में अभी तक मैं यही गाती हुई आई हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। जिन लोगों ने कर लिया होगा वो अपना इम्प्रूवमेंट देख रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं किया होगा या जिनको अभी भी ये लग रहा होगा कि मैडम क्या प्रीवियस ईयर करती रहती है, वो अपना एग्जाम में बैठ के हाल देख लेना क्या होने वाला है। क्योंकि मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आई थी, और मैथ्स के अंदर दिक्कत आने का सबसे मेन रीज़न यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं होती। जब आप इनफ प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत कभी आ ही नहीं सकती है। डेली अगर आप 50 क्वेश्चन आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, 60 डेज बचे हुए हैं, अगर सिर्फ 50 दिन तक भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो 2500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके चले जाओगे। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किरण पब्लिकेशन की इस बुक के अंदर इंक्लूडेड है। पूरी आप इस बुक को मैं तो ये बोलूँगी 2 बार अगर सोल्व कर सकते हो ना एग्जाम तक, तो 2 बार सोल्व कर दो, क्योंकि वही है जो अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन दिलवाने वाली है। और एक बार जान झोंकनी होती है, उसके बाद में जब आप नौकरी कर रहे हो तो इतना कुछ नहीं करना होता। एक बार अभी पढ़ना है, नौकरी में जाने के बाद में इतना मेजर कुछ नहीं बचता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। तो 2 महीने का टाइम है, जितनी जान झोंक सकते हो आप झोंक दो। और अब तो 8th पे कमीशन भी आ रहा है, तो सैलरी भी लगभग 70-80 हज़ार रुपये प्लस होने वाली है। तो इतने एफर्ट्स तो आप इतनी 2 महीने का टाइम का जो एफर्ट है वो तो कर ही सकते हो। ऊपर से सर्दी भी थोड़ी सी कम हो गई तो आराम से आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स की मैं टॉपिक वाइज लिस्ट दे दूं आपको कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत वीक होते हैं मैथ के अंदर, वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ही करके अपना जो स्कोर है वो करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी मैंने ऑलमोस्ट चीज़ों के ऊपर आप लोगों को एक क्लैरिटी दे दी है कि कैसे कैसे आप लोगों को करना है। तो जाके अपनी प्रैक्टिस कर लेना और एक रूटीन के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर देना। जब तक एक रूटीन नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।